हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 और 24 के लिए, जो लोग यूपी बोर्ड का पेपर देंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किस स्थिति में बन सकता है, हमें यह बताना है, किस दर्पण और किस लेंस के जरिए। तो देखिए, उत्तल दर्पण से बन सकता है, या फिर अवतल लेंस से, या फिर अवतल दर्पण से, या फिर समतल दर्पण द्वारा। तो आप लोग सोचिए और बताइए किसके द्वारा बन सकता है। और इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण से किसी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन सा दर्पण है। इसमें देखिए दर्पण दिया गया, दर्पण शब्द मतलब हमें लेंस वाला तो टिक बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक। अगर शायद ऑप्शन में लेंस भी दे दिया जाए तो लेंस में हमें नहीं, केवल दर्पण में देखना है, ठीक। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। और उत्तर आप लोगों के पास विकल्प है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब उपयुक्त में तीनों, तो इसमें उपयुक्त में तीनों आप लोग जब कंफर्म नहीं होंगे तभी लगाना है, ठीक। जब आप लोग कंफर्म नहीं होंगे कि हमें इन तीनों में नहीं आ रहा है तभी उपयुक्त में तीनों लगाना है। अन्यथा उपयुक्त में तीनों जो होता है, यह ऑप्शन कुछ बहुत हद तक गलत ही होता है, ठीक। तो आप लोग इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास आज का तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण। आप लोगों को बताना है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के यूपी बोर्ड में लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष पूछता ही रहता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा विकल्प दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और चौथा विकल्प दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आप लोगों के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, और इसमें क्या कह रहा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। मतलब आकाश किस कलर का दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, या सफ़ेद दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आकाश से देखने पर चंद्रमा से देखने पर जो आकाश दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। क्योंकि वहाँ पर जो होता है लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन प्रकीर्णन के लिए कोई माध्यम नहीं होता, अतः इसलिए वहाँ पर जो आकाश दिखाई देता है वह होता है काला दिखाई देता है। किस कलर का होता है, काला। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। या मानव नेत्र के लिए है, ठीक। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि जो होती है उसकी न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कितनी दूरी से वह स्पष्ट लग सकता है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 30 सेंटीमीटर, या अनंत। तो आप लोगों के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो होता है, अगर अधिकतम दूरी पूछी जाएगी तो आप लोग अनंत पर टिक लगाएंगे। किस पर, अनंत पर। परंतु इसमें पूछा गया है न्यूनतम मतलब वह दूरी कितनी, कम से कम वह दूरी बताइए जिससे कि
स्वस्थ मनुष्य अपने पास कितने पास रखकर किसी वस्तु को लग सकता है, तो वह 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर पे हम किसी वस्तु को अगर अपने सामने ले आकर स्पष्ट लग सकते हैं, देख सकते हैं। यदि उससे कम दूरी कर देंगे तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 6वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसमें दिया स्वास्थ्य मनुष्य के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब स्वास्थ्य मनुष्य के आँख के लिए जो होता है वह दूर, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख अभी हमने इसके पिछले वाले में जो बताया, हमने कितना बताया था? अनंत। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। स्वस्थ आँख के लिए अगर दूर बिंदु पूछा जाएगा तो आप किस पर टिक लगाएंगे? अनंत पर। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए आज का 7वां प्रश्न जो है इसमें कह रहा है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हमें बताना किसके कारण किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रवाह यानी बहती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, आयनों द्वारा। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए राइट उत्तर बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि नहीं पाया जाएगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अतः किसी भी धारा को प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारे पास 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक, तो आप लोग देखिए प्रतिरोध का मात्रक आप लोग क्या बताएंगे? वाट होता है या ओम होता है या फिर मीटर होता है या मीटर ओम। तो आप लोग प्रतिरोध का जब मात्रक बताएंगे तो प्रतिरोध का 2 मात्रक होता है। एक तो ओम होता है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम। एक ओम होता है, क्या होता है? ओम। यदि ओम विकल्प नहीं दिया होगा तो आई बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक V बराबर आई आर। क्या पढ़े होंगे? V बराबर आई आर। तो यहाँ से आप निकालिए, हमें यहाँ से R निकालना है। तो R हम क्या रखेंगे? R को यहाँ पर रहने देंगे तो ऊपर V हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो इससे हमें क्या निकलता है? R का मान क्या निकलता है? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वोल्ट। और यहाँ पर देखिए मतलब बटे का चिन्ह है तो यहाँ बटे का चिन्ह लगा देंगे। और ये धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग इसका उत्तर सोचिए। देखिए विद्युत आवेश का मात्रक होता है। आप लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है तो आप लोग को बताना है कूलाम होता है या फिर जूल होता है या वोल्ट होता है या फिर ग्राम होता है। तो आप लोग समझ लीजिए जो ग्राम होता है या द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। और जूल ऊर्जा का मात्रक, ये भी नहीं होगा। और वोल्ट क्या होता है? वोल्ट यहाँ पर वोल्ट होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ऐसे वोल्ट। और वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका होता है? वैद्युत विभव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कूलाम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम्ब। कूलाम्ब जो होता है आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए दोस्तों आज का 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें दिया है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। मतलब हमें बताना है बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कॉपर का। तो आप लोग देखिए नाइक्रोम का जो तार होता है या हीटर में यूज होता है और लोहा का जो होता है या भैया तो यह जो होता है यह तो हम इसमें जो होता है विद्युत बल्ब में इसे हम यूज नहीं कर सकते। और कॉपर यह तार जो होता है या घरों में बिजली के लिए काम आता है। और ऑप्शन क्या बच रहा है आप लोगों के पास? टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का जो तार होता है या बिजली के बल्ब में फिलामेंट का कार्य करता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर
किलोमीटर। आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को यदि पता हो गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला जो होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। क्या? पीएच मान। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच को, पीएच। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कितना होता है आप लोग बताइए? 4, 3, 5, 7। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 7 होता है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ है। बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो बहते हुए खून को रोकता है? खाने का सोडा या धवन सोडा या नवसादर या फिटकरी। तो आप लोगों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी। फिटकरी जो होता है या बहते हुए खून को रोकने में सहायक होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। द्रव यानी जल जैसा होता है, मतलब पानी की तरीके से, जो अपनी आकार, जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। तो वह पारा है या लोहा है या ब्रोमीन है या जल है। तो आप लोग याद रख लीजिए कि जल तो है, जल एक द्रव है, लेकिन जल जो है यह धातु नहीं है। जल जो है यह धातु नहीं है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं धातु नहीं है, नहीं है। ठीक, जल जो है या धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? पारा जो है या सामान्य ताप पर द्रव होता है। पारा जो 25 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीतल है। हमें बताना है पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पीतल होता है यह 2-3 धातुओं से मिलकर बना होता है। कितने धातुओं से? 2 से 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। इससे ज़्यादा भी धातु होते हैं। तो जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। अतः जो पीतल है यह एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है? पीतल एक मिश्र धातु है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन, देखिए दोस्तों आज का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें आप लोगों को बताना है CH3, क्या लिखा है? CH3 COOH, CH3 COOH में आप लोगों को बताना है इसका IUPAC नाम क्या है। इसका IUPAC नाम क्या है? आप लोग यदि IUPAC नाम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस पर एक हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, तो CH3COOH का IUPAC नाम का है क्या है? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनेल, इसमें दिया है मेथेनोइक अम्ल। तो आप लोगों के लिए इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? एथेनोइक अम्ल जो है CH3COOH का IUPAC नाम है। कैसा नाम है? IUPAC नाम है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। लार ग्रंथि की संख्या होती है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए लार ग्रंथियों की जोड़ियों की संख्या। कितने जोड़ी होते हैं? यहाँ पर होना चाहिए लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथ की कितनी जोड़ी होती है।
देखिए यहाँ पर मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियाँ की कितनी जोड़ी होती हैं? लार ग्रंथियाँ की कितनी जोड़ी होती हैं? तो आप लोग बताइए, 2 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है या 5 जोड़ी होती है? तो यहाँ कितना जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की जोड़ी 3 होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें दिया क्या गया है? इसमें दिया गया है कि पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है कौन? मतलब पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूलोरोम द्वारा, यहाँ पर मूल रोम द्वारा, वाहिनियों द्वारा। तो आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर है जाइलम। जाइलम जो होता है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? जाइलम। जो जाइलम होता है या पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में कह रहा है किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो आप लोगों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने, मॉर्गन ने, डी व्रीज ने, वाल्टर एस सटन ने? किसने? वाल्टर एस सटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी व्रीज ने आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? डी व्रीज ने। और अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोगों को मेंडल पे बताना है। किसे? मेंडल ने दिया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।